अमरबेल की क्या खासियत होती है? एपीफाइट कहते हैं इसको। वह पौधा जो अपना सारा भोजन दूसरे पौधे से लेता है। अमरबेल खुद भोजन नहीं लेता। अमरबेल का जो पेड़ होता है, चूंकि यह घने है, सदाबहार वन है, तो किसी घने पेड़ पर हमें अमरबेल लगा हुआ मिलेगा। और अमरबेल में चूषक जड़ें होती है जो दूसरे पौधे का जो भोजन जो है उसको चूस, जिसको हम कहते हैं परजीवी प्लांट। अमरबेल जो होता है वो परजीवी होता है, घने जंगलों के अंदर सदाबहार वनों में मिलता है। एपीफाइट है जो दूसरे पौधों से अपना जीवन यापन करता है। तो अमरबेल, अमलतास, जामुन जो कि बहुत घने जंगल और बहुत अधिक बरसात के क्षेत्र में मिलते हैं। हाँ, बीलपत्र, ये बीलपत्र, ये सब। अब हम आ जाए अरावली के पश्चिम में। तो अरावली के पश्चिम में ये छोड़ दीजिए 20 सेंटीमीटर से कम बरसात का क्षेत्र, 20 से 50 सेंटीमीटर बरसात के क्षेत्र में हमें जो पेड़ मिलते हैं उसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय वृक्ष। राजस्थान में सबसे अधिक 58%, सबसे अधिक 58% हमें जो है इस तरह के पेड़ मिलते हैं, उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय पेड़, जो कि अरावली के पश्चिमी किनारे में 20 से 50 सेंटीमीटर। यहाँ हमें खेजड़ी मिलेगा। खेजड़ी की सबसे ज़्यादा मात्रा कहाँ मिलेगी? शेखावाटी क्षेत्र में। अगर क्वेश्चन से आता है खेजड़ी का पेड़ सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? शेखावाटी, शेखावाटी क्षेत्र, चुरू, झुंझुनू, सीकर, खेजड़ी के पेड़। खेजड़ी के साथ साथ में दूसरा कौन सा मिलेगा? राजस्थान का रोहिड़ा। रोहिड़े को हम क्या कहते हैं? मरु टीक, मरुस्थल का टीक मतलब टीका, शोभा। खेजड़ी मरुस्थल का राज्य वृक्ष, राजस्थान का राज्य वृक्ष। थार का कल्प वृक्ष खेजड़ी। रोहिड़ा, मरु टीक, मरुस्थल का आभूषण, मरुस्थल का टीका। राजस्थान का सागवान। अपने इधर सागवान की लकड़ी किसके स्थान पर किसकी लकड़ी इस्तेमाल करते हैं? रोहिड़े की। ज़्यादातर ये जो फर्नीचर बनाते हैं, क्योंकि सागवान बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, तो ज़्यादातर अपने इधर फर्नीचर जो है रोहिड़े की लकड़ी के बनते हैं। और आजकल के कारीगर तो कीकर से भी फर्नीचर बना देते हैं। वो ज़्यादातर कीकर का पेड़, कीकर जो होता है ना, कीकर का पेड़ तो बहुत कॉमन है, उसकी लकड़ी से है, हाँ, फर्नीचर भी बना देते हैं। ये रोहिड़े का बहुत महंगी लकड़ी आती है, लोहिड़े की भी। और रोहिड़े की लकड़ी की खासियत है कि इस लकड़ी के अंदर कभी भी चाहे कितना भी हो सीलन और दीमक नहीं लगता है, जबकि खेजड़ी को दीमक बहुत जल्दी लगता है। दीमक नहीं लगता, लकड़ी अच्छी भी होती है, टिकाऊ भी होती है, सुंदर भी होते हैं। इस पौधे को मरुस्थल का टीक या मरु टीक कहते हैं। इसका फूल आपने देखा होगा, इसका फूल भी लाल रंग का होता है, मार्च अप्रैल के आसपास में खिलता है। इसके फूल को राज्य फूल घोषित किया हुआ है। जबकि खेजड़ी का जो फूल होता है उसको मिंजर कहा जाता है। ये अप्रैल मई के आसपास खिलता है, जिस पर कन्हैयालाल सेठिया जो राजस्थानी भाषा के चर्चित कवि हुए, उन्होंने मिंजर नाम से एक खेजड़ी पर बहुत चर्चित कविता लिखी है। रोहिड़ा है, खेजड़ी है, ये मेन पेड़ है। उसके अलावा जो है फोग है, फोग, इसकी जो कली होती है रायता बनाते हैं। फोग का रायता खाया होगा किसी ने? बाजार में जाते हैं ना, पंसारी की दुकान, फोग चाहिए, फोगला बोल देते हैं। फोगले का रायता बना करके खाते हैं। फोग लकड़ी जलाने के काम में लेते हैं। अरडू, नीम, पीपल, ये सभी जो है इसी क्षेत्र में मिलते हैं। सबसे अधिक राजस्थान में जो मिलते हैं वनों के प्रकार वो है शुष्क कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय वन। और ये भी आ जाते हैं शुष्क मरुद्भिद। ये लगभग एक जैसी नाम, थोड़ा सा इसमें हल्का सा अंतर है, मैं देख के एग्जैक्ट लिखाऊंगा। मरुद्भिद वन जो कि 6% ही है राजस्थान में, जो कि बिल्कुल नई बरसात, जहां बरसात 10 सेंटीमीटर से भी कम है, उन क्षेत्रों में हमें क्या मिलेगा? कैक्टस मिलेगा। जहां बरसात बिल्कुल नहीं हो रही है वहां और क्या मिलेगा? है नागफड़ी मिलेगा। और क्या मिलेगा? जीरोफाइट तो कहते हैं हमको। एक वो आता है ना आकड़ा,
आंकड़ा देखा होगा आपने, बड़ी पत्ती वाला होता है, आंकड़ा दूध सा निकलता है उसमें से, आंकड़ा। कीकर, केर की झाड़ियाँ, कीकर, केर, बोटी जिसको अपन कहते हैं ना, केर की बोटी, और ये बूंदिया की बोटी, ये सब इसमें आ जाते हैं। शुष्क मरुस्थलीय वन जहाँ पर 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर से कम बरसात है, ये 6% है। तो उस तरह से हमें वनों का जो है एक वितरण देखने को मिल रहा है राजस्थान में, कहाँ कहाँ कौन कौन से प्रकार के पेड़ मिल रहे हैं और उनकी खासियत है। अब जैसे खेजड़ी है तो इस पर हमें 5-6 लाइनें लिखनी है। राजस्थान का राज्य वृक्ष कब घोषित हुआ, सामान्य भाषा में इसका नाम क्या है, वैज्ञानिक भाषा में इसका नाम क्या है, इसके पेड़ की क्या उपयोगिता है, हमने इसको थार का कल्प वृक्ष कहा तो क्या खासियत है इस पेड़ की, थार का कल्प वृक्ष कहा तो इसके अंदर कुछ खासियत होगी। खेजड़ी के सांगरी सब्जी तो खाते हैं, सांगरी की सब्जी तो खेजड़ी का ही है। और सांगरी सूखने पर क्या बन जाती है, खोखा, खोखा भी खाते हैं, आते हैं ना लंबा सा पतला सा खोखा, देखा होगा गांव के अंदर खोखा भी खाते हैं। और लूम सांगरी की पत्तियां होती है, उसको भी लोग मतलब क्या क्या पशु आहार के रूप में यूज करते हैं। मिंजर सांगरी का फूल है, खेजड़ी का फूल है मिंजर, रोइडे का फूल राज्य फूल है। ये सब जाड़ का पेड़ मिलेगा इधर, जाड़ के पेड़ से हमें क्या मिलता है, गोंदिया, पिंक रंग से होता है ना गोंदिए, गोंद जैसे चिपचिपा होता है, जाड़ का पेड़ होता है। और ये जो जैसे खेजड़ी को क्या है कि विष्णोई जाति के लोग पूजा करते हैं, जाम्बू जी खेजड़ी को लेकर के खेजड़ी आंदोलन हुआ, वैसे जाड़ को जसनाती सिद्ध, जसनाती सिद्ध नाम से अग्नि नृत्य करते हैं। जो बीकानेर में 15 अगस्त 26 जनवरी को अपने कैमल फेस्टिवल पर अग्नि नृत्य होता है जसनाती सिद्ध, वो खेजड़ी के पेड़ को पवित्र मानते हैं, खेजड़ी के पेड़ की पूजा करते हैं। बिश्नोई जाड़ के पेड़ की पूजा करते हैं, जसनाती सिद्ध और बिश्नोई खेजड़ी के पेड़ को पूजा। तो ये हमारा जो है वनों के भौगोलिक प्रकार हो गए। गंवार पाठा ये इसी में आ जाएगा, गंवार पाठा ये भी शुष्क, प्योरली एकदम शुष्क है। आज से 10 साल पहले तो ग्वार पाठे को क्या करते थे, पशुओं को खिलाने के लिए काम में लेते थे। आजकल लोग सवेरे उठते ही ग्वार पाठा, एलोवेरा नाम चेंज कर दिया इसका अंग्रेजी नाम कर दिया एलोवेरा का जूस। कहीं भी जाओ एलोवेरा का जूस पीएंगे, पेट फायदेमंद बहुत ज़्यादा है। ग्वार है, कैक्टस आ गया, कैक्टस, नागफणी, आंकड़ा, ग्वार पाठा, ग्वार पाठे का तो बहुत ज़्यादा उपयोगी हो गया रेगिस्तान के अंदर। एक ध्यान रखना है, जितनी भी हमारी जड़ी बूटियां हैं, कोरोना काल में लोग क्या कोई गिलोय खा रहा है और कोई वो खा रहा है उसका, ये सारी की सारी सोनामुखी खा रहा है, अश्वगंधा खा रहा है, ये सारी की सारी रेगिस्तानी हैं। सारे के सारे पौधे रेगिस्तानी पौधे, जितने भी जड़ी बूटियां हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं दवाइयों के, अश्वगंधा बुखार के अंदर काम में लेते हैं। अश्वगंधा क्या है, एक तरह से बुखार की दवा, रेगिस्तान का मैन है। सोनामुखी ये भी खून साफ करने के इनके काम में लेते हैं, रेगिस्तान का है। उसके अलावा गिलोय, ये सब रेगिस्तान के हैं। हालांकि अभी तो आपने देखा होगा रामदेव को कोर्ट ने पूरी तरह से झाड़ा है। रामदेव तो 2 बार 3 बार कोर्ट चला गया, कोर्ट वो माफ़ी मांग रहा है, हाथ जोड़ रहा है, फिर भी कोर्ट मान नहीं रहा। तो दोबारा आओ तुम और माफ़ी, अखबारों में विज्ञापन निकालो बड़े बड़े कि मैंने जो है वो झूठ बोला था। इसने बोला ये था कि मेरी जो है ना कोरोनिल दवा ये कोरोना को ठीक कर देगी। तो कोर्ट ने कहा कि कोरोना को ठीक कर देगी, ये अंग्रेजी दवाएं सब बेकार है, मेरी वाली लो। कोर्ट ने कहा आपके पास में साइंटिफिकली प्रूव, विज्ञान तो जब तक, विज्ञान का मतलब ही क्या, जब तक प्रयोग द्वारा आप सिद्ध न कर सकते, जब तक आपने ये नहीं सिद्ध कर दिया कि ये देखिए कोरोना का मरीज और ये देखिए हमारी दवा इसने खाया और ये ठीक। तो ये कई बीमारियों का फर्जी कर रहा था कि मेरी दवाएं ठीक कर देती है। तो कोर्ट ने इसको बुरी तरह से भ्रामक विज्ञापन देना, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करना, इस चीज़ का दोषी माना। और अभी भी इसको सजा और मिलेगी, अभी तक 2 साल की 3-4 बार तो इसको डांटा है बुरी तरह से, और अभी तक इसको माफ़ नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप बैन लगाइए, अगले दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है
और दोबारा से प्रसार कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गया। तो रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा लपेट रखा है अभी किस पर? हाँ, एमडीएच मसाले, एवरेस्ट मसाले, ये 90% जो लोग ये बाहर खाना खाते हैं ना, बाहर होटल्स में खाना, 90% उसमें वही चीज़ें हैं जो बाहर होटलों में खाना खाने के शौकीन होते हैं, या रोड किनारे ये चाउमीन और ये क्या क्या नाम है ना, ये पुचका। अब उसको चाहिए, रूल ये है कि वो प्लास्टिक का दस्ताना लगाए और अच्छी तरह से वो ऐसे ही हाथ करे, दिन भर खड़ा है 10 बार, तो वो बाहर जाके टॉयलेट करके आया, वापस आ गया फिर वो, इसलिए कभी मत खाइए। मतलब ये है कि कम से कम जो है उसको अवॉइड करने की कोशिश, क्योंकि उसका बारिश के मौसम में देखा है वही पानी है, बारिश का पानी इकट्ठा कर लेते हैं, उसी को पानी को डाल देते हैं। और अभी 3 दिन पहले ही ये जो है ना, फोर्ट स्कूल के सामने जो लगती है, वहाँ छापा पड़ा था अभी 3 दिन पहले, आपने अखबारों में पढ़ा होगा। 90% के पास में सिंथेटिक मिला था। ये जो होता है ना कलर वगैरह, जैसे हरे रंग का है तो हरा रंग का, वो अपन सोचे पुदीना का है, वो पुदीना के बजाय वो सिंथेटिक कलर डाल रखा था 90% के पास में। ये सब चीज़ें क्या क्या ये बीमारी आगे फैलाती है। उसके बाद में आता है कानून वो अपन ने पढ़े थे। लाभ, वनों से लाभ क्या है? वनों से लाभ क्या है? बहुत सारी घास होती है वनों में जो हमारे लिए लाभप्रद होती है, बहुत सारी घास, जैसे सेवन और धामण, दो तो फेमस है जी। सेवन धामण पौष्टिक आहार है, जैसलमेर के अंदर मिलती है, जंगलों के अंदर अपन ने पढ़ा, जल पट्टी पोखरण से मोनगढ़ के बीच में, वहाँ सेवन घास सबसे पौष्टिक पशु आहार है। धामण घास ये भी पौष्टिक के साथ साथ में धामण घास का इस्तेमाल जो है वो एंटीसेप्टिक के रूप में भी करते हैं। अभी तो अपन क्या करता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड लगा लेते हैं, कहीं घाव हो गया तो लाल दवा लगा लेते हैं, एंटीसेप्टिक, जीवाणु नहीं, वो घाव सड़े नहीं। पुराने ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी, तो किसी के चोट लग गई तो उसको धामण घास चिपका देते थे, एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल करते थे। और एक आती है लेमन घास, जिसको अपन बीकानेर में बोल देते हैं बुर घास। बुर शिवबाड़ी से आगे ये जोड़बीड़ इलाके में खूब मिलती है। दिवाली और पर, अब गणगौर पर लोग कई रोड पर लेके बैठते हैं घास की पत्तियां, वो जो ढोकला बनाते हैं तो उसके अंदर ये इसके डंडे डालते हैं ताकि उसका टेस्ट खुल जाए। लेमन जैसे टेस्ट का होता है ये। इस घास का टेस्ट नींबू की तरह होता है, तो वो ढोकला वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर लपेटते हैं इस घास को। इसको लेमन घास या बुर घास कहते हैं। और ये कई कॉस्मेटिक सामान बनाने, साबुन वगैरह के अंदर भी जो लेमन की खुशबू आती है वो इसी बुर घास की वजह से आती है। और उसके अलावा जो है खस घास, सवाई माधोपुर, भरतपुर, ये टाटा लगाते हैं, खस का टाटा, इस खस का शरबत ये। और एक वो घास और है, क्या नाम डाब। कई लोग जो है वो आप तो सर ग्रहण के अंदर जो है, घर के अंदर भोजन पड़ा है तो जो पका हुआ भोजन है वो तो फेंक देते हैं, लेकिन गेहूं पड़ा है, चावल पड़ा है, दाल पड़ा है, उसको तो फेंक नहीं, तो उसके अंदर एक एक डाब की पत्ती डाल देते हैं खाने की चीज़ को ग्रहण के प्रभाव से बचाने के लिए। आज सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण है, तो जो भोजन कुक किया हुआ है उसको तो गाय वगैरह का को भैंस उसको दे देते हैं, और बाकी जो स्टोर किया हुआ भोजन है उसको डाब, ग्रहण का प्रभाव नहीं हो तो डाब की पत्ती डाल देते हैं, डाब डाल देते हैं। पके हुए खाने के अंदर तो नहीं, जो स्टोर खाना है, जैसे घर में गेहूं की बोरी लाई हुई पड़ी है, चावल लाया हुआ पड़ा है, दाल लाई हुई पड़ी है, उसके अंदर एक एक पत्ती डाल देते हैं, ग्रहण का प्रभाव नहीं हो। ये एक प्रोसेस है। और उसके अलावा हम देखें चोटन बाड़मेर, एक जोधपुर के अंदर भी घास और झाड़ी मिलती है जिसका नाम है
जोधपुर के आसपास से झाड़ियाँ मिलती है, आंवल। ये झाड़ियाँ जो होती है इसके डंडियों को लेकर के चमड़ा जो है उसको साफ करते हैं, चमड़े को साफ करने में काम में लेते हैं। चोटन बाड़मेर पूरे इंडिया में फेमस है यहाँ का। अपन जो मार्केट से गोंद लाते हैं वो ज़्यादातर किससे बना होता है? ग्वार से बना होता है। ग्वार को बॉईल करते हैं, उसके बाद में उस ग्वार से, ग्वार चिपचिपा हो जाता है ना, ग्वार देखा होगा, उसके बाद में ग्वार गम तैयार हो जाता है। फैक्ट्रियाँ लगी हुई है ग्वार गम तैयार करने की, ग्वार गम बोलते हैं ना जिसको ग्वार से गम तैयार करना है, और वो गम यानी गोंद। चोटन बाड़मेर के अंदर वनों से जो है प्राकृतिक रूप से गोंद प्राप्त करते हैं। यहाँ का गोंद बहुत कॉस्टली, बहुत अच्छा प्योर गोंद जो होता है वो चोटन बाड़मेर। उसके अलावा 2-4 चीज़ें और हैं जिससे हमें वनों से लाभ होता है। भौगोलिक लाभ तो है जी, वो तो सभी आपको पता ही है कि वनों से बरसात होती है, वनों से क्लाइमेट चेंज होने से रुक जाते हैं। अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्लाइमेट की समस्या है। सर गोंद चिपकाने वाली बात नहीं कर रहे। खाने वाला गोंद, गोंद पाक, हाँ गोंद पाक में गोंद डालते हो, ठीक है, चिपकाने चिपकाने गोंद पाक, वो चिपकाने के लिए थोड़ी गोंद पाक में जो गोंद डालते हैं, तो अब होता क्या है कि ज़्यादातर ये गोंद पाक वाले कौन से डालते हैं? ग्वार गम, ग्वार से निकाला हुआ गोंद। लेकिन अगर चोटन बाड़मेर का गोंद हो तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा, वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होगा, वो बहुत। उसके बाद में जो है हमारा आ जाएगा फिर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। वाइल्ड लाइफ को मैनेज कैसे रखें हम? हमारे पास में इतनी सारी वाइल्ड लाइफ है तो उसको रखना भी तो है। तो मैनेजमेंट के लिए हमने क्या कर रखा है? नेशनल पार्क बना रखा है, सेंचुरी बना रखा है, आखेट निषेध क्षेत्र बना रखा है, बायोलॉजिकल पार्क बना रखे हैं, डियर पार्क बना रखे हैं, और ये कंजर्वेशन सेंटर बना रखे हैं जगह जगह, पर्टिकुलर किसी स्पीशीज को कंजर्व करने के। तो पहले यहाँ तक लिख लेते हैं, फिर आगे वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट वनों का नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, उसको ले लो। अगला उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन अरावली के पश्चिम में मिलते हैं। अरावली के पश्चिम में मिलते हैं। मुख्यतः 20 से 50 सेंटीमीटर बरसात के क्षेत्र में मिलते हैं। मुख्यतः 20 से 50 सेंटीमीटर बरसात के क्षेत्र में मिलते हैं। 20 से 50 सेंटीमीटर बरसात के क्षेत्र में मिलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक ब्रैकेट में 58%। राजस्थान में सर्वाधिक 58% इस प्रकार के वृक्ष हैं। इस प्रकार के वृक्ष है। सर्वाधिक 58% इस प्रकार के वृक्ष हैं। उदाहरण खेजड़ी, कोमा, इनके बारे में डिटेल में अपन आगे लेंगे। खेजड़ी, कोमा, रोहिड़ा, खेजड़ी, रोहिड़ा, अरडू, 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 फोग, फोग, अरडू, फोग, नीम, पीपल, नीम, पीपल इत्यादि। और 5वां प्रकार, लास्ट प्रकार,
शुष्क कांटेदार मरुस्थली वन, शुष्क कांटेदार मरुस्थली वन, शुष्क कांटेदार मरुस्थली वन, हाँ? खेत, अरावली का पश्चिमी इलाका 20 से 50 सेंटीमीटर बरसात का क्षेत्र आ गया ना, वही 20 से 50 सेंटीमीटर बरसात लिखा है ना, बस इसी क्षेत्र में। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार मरुस्थली वन, सॉरी शुष्क कांटेदार मरुस्थली वन, शुष्क कांटेदार 5वां प्रकार शुष्क कांटेदार मरुस्थली वन लिख लिया क्या? शुष्क कांटेदार मरुस्थली वन 20 सेंटीमीटर से कम बरसात के क्षेत्रों में मिलते हैं, 20 सेंटीमीटर से कम बरसात के क्षेत्र में मिलते हैं, 20 सेंटीमीटर से कम बरसात के क्षेत्र में मिलते हैं। कुल वनों में केवल 6% है, कुल वनों में केवल 6% है। इनमें मुख्यतः मरूदभिद वनस्पति मिलती है, मरूदभिद वनस्पति मिलती है, जैसे कैक्टस, कैक्टस कोमा नागफनी, कैक्टस कोमा नागफनी, कोमा ग्वारपाठा, जाड़, जाल, जाल का पेड़, जाल, बेर इत्यादि, कीकर, और वो भी लिख लीजिए साथ में, क्या नाम है ना, आकड़ा, जाल, आंकड़ा, आकड़ा, आकड़ा, आकड़े का पेड़, ये सभी मिलता है। अब आ जाइए एक एक के बारे में अपन पहले लिख लेते हैं। पहला लिखिए खेजड़ी, खेजड़ी, इसे शमी वृक्ष, शमी, इसे शमी वृक्ष, शमी वृक्ष या सीमलो वृक्ष भी कहा जाता है, सीमलो, खेजड़ी को शमी या सीमलो भी कहा जाता है, सीमलो। इकतीस अक्टूबर 1983 को, 31 अक्टूबर 1983 को इसे राज्य वृक्ष घोषित किया गया, 1983 को इसे राज्य वृक्ष घोषित किया गया। यह यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात का भी राष्ट्रीय वृक्ष है। अमीरात, हाँ, यूएई क्या मतलब हुआ? यूएई है यूनाइटेड अरब अमीरात से क्या सेंस निकलता है? समूह है, 7 राजाओं का 7 जो वहाँ के शासक थे उनका समूह। इसमें ये भी आ जाता है क्या अपने, है ना, सऊदी अरेबिया नहीं आता, इसमें कौन सा है ना वो फेमस जगह जो दुबई, इसमें अबू धाबी, दुबई, शारजा, ये ऐसे 7 राजाओं, 7 जो थे सुल्तान, इन्होंने मिलकर के अपना एक समूह बना रखा है। उन समूह का भी राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो खेजड़ी है। आगे लिखिए, यूएई का राष्ट्रीय वृक्ष भी खेजड़ी है।
इसे थार का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। इसे थार का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। थार का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। सर्वाधिक शेखावाटी क्षेत्र में मिलता है। खेजड़ी सर्वाधिक शेखावाटी क्षेत्र में मिलती है। खेजड़ी का फूल मिंजर, ये ऐसे लिखा जाएगा, खेजड़ी का फूल मी बड़ी और झरने वाला ज। खेजड़ी का फूल मिंजर, मी बड़ी झरने वाला ज और र। खेजड़ी का फूल मिंजर, इसकी पत्तियां लूम कहलाती है। मिंजर फूल का नाम क्या है? मिंजर। खेजड़ी के फूल को मिंजर कहते हैं। पत्तियां लूम कहलाती है। लौंग नहीं, लूम। लूम, खेजड़ी की पत्तियों को लूम। इससे सांगरी व खोखा प्राप्त करते हैं। इससे सांगरी व खोखा प्राप्त करते हैं। सांगरी व खोखा प्राप्त करते हैं। दूसरा लिखिए रोहिड़ा। रोहिड़े का खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम लिख लीजिए। क्या नाम है वैज्ञानिक बताइए? खेजड़ी प्रोसोपस सेनेरिया। हाँ प्रोसो, इसको लिख देता हूँ। प्रोसोपस सेनेरेरिया, सेनेरेरिया है। रोहिड़ा सेकंड, रोहिड़ा। इसे मरु टीक कहते हैं। मरुस्थल का टीका, मरुस्थल का आभूषण, इसे मरु टीक कहते हैं। मरु टीक कहते हैं। इसका फूल मार्च अप्रैल में खिलता है। महीना ध्यान रखना है। फूल मार्च अप्रैल में खिलता है। यह राज्य फूल है। रोहिड़े का फूल राज्य फूल है। घोषित वही 31 अक्टूबर 1983। राज्य फूल कब घोषित हुआ है? 31 अक्टूबर 1983। खेजड़ी रोहिड़ा की एक ही तारीख है, 31 अक्टूबर 1983। राज्य फूल। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। रोहिड़े को मरुस्थल का सागवान भी कहा जाता है। मरुस्थल का सागवान कहा जाता है। इसकी लकड़ी के दीमक नहीं लगता है। इसकी लकड़ी के दीमक नहीं लगता है। तीसरा लिख लीजिए फोग। फोग लकड़ी जलाने के काम में लेते हैं। लकड़ी जलाने के काम में लेते हैं। कली रायते के रूप में खाते हैं। कली रायते के रूप में खाते हैं। कली को खाया जाता है। इसका रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम क्या लिखा है? रोहिड़ा वैज्ञानिक नाम
क्या नाम है वैज्ञानिक रोहिड़े का? है रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम टिकोमेला ऑन्डुलेटा। दोनों के टिकोमेला ऑन्डुलेटा। राज्य फूल टिकोमेला ऑन्डुलेटा। आगे आ जाइए। अब आ जाइए वनों के संबंधित कानून। कानून लिखा रही थे क्या? वनों के कानून जो लिखे, वनों के संबंधित कानून। वनों से संबंधित कानून। पहला कानून भारतीय वन्य जीव कानून 1900। वनों से संबंधित कानून, लॉज क्या है? पहला कानून है भारतीय वन्य जीव कानून 1972। भारतीय वन्य जीव कानून 1972 1972। भारतीय वन्य जीव कानून 1972। इस कानून द्वारा वनों की कटाई करना, कौमा वन्य जीवों का शिकार करना, कौमा वन्य जीवों का व्यापार करना, व्यापार, इन सब पर प्रतिबंध लगाया गया है। इन सब पर प्रतिबंध लगाया गया है। वन संरक्षण अधिनियम 1980। नेक्स्ट, दूसरा कानून वन संरक्षण अधिनियम 1980। वन संरक्षण अधिनियम 1980। इस कानून द्वारा वनों में खेती करना, कौमा वनों में उद्योग स्थापित करना, पशु चराई करना, उद्योग स्थापित करना, पशु चराई करना, इन सब पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इन सब पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। तीसरा कानून नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 48। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 यह पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के से संबंधित है। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने से संबंधित है। ये तीन ही लॉज हैं। उसके बाद में आ जाता है वनों से लाभ। वनों से लाभ, वनों से लाभ। पहला लिखिए घास। कौन कौन सी घास से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं? पहला लिखिए घास। सेवण घास, सेवण घास। मुख्य क्षेत्र जैसलमेर।
सेवण घास मुख्य क्षेत्र जैसलमेर। पौष्टिक पशु आहार है, सबसे पौष्टिक पशु आहार है, सबसे पौष्टिक पशु आहार है। दूसरा धामण घास, धामण घास जैसलमेर, धामण घास जैसलमेर। यह मधुमेह का उपचार, मधुमेह डायबिटीज, मधुमेह का उपचार और एंटीसेप्टिक के रूप में भी प्रयोग होती है, एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग होती है। तीसरा लेमन घास या बुर घास, लेमन घास या बुर घास, लेमन या बुर, बीकानेर। कॉस्मेटिक सामान बनाने के काम में लेते हैं, कॉस्मेटिक सामान, नींबू जैसी खुशबू आती है, कॉस्मेटिक सामान। सेकंड प्रयोग लिखिए, ढोकला बनाने के काम में लेते हैं, ढोकला में नमकीन स्वाद लाने के लिए ढोकला बनाने के काम में लेते हैं, ढोकला। चौथा डाब, डाब ग्रहण में सूतक के प्रभाव को दूर करने के काम में लेते हैं, ग्रहण में सूतक के प्रभाव को दूर करने, सूतक, ग्रहण में सूतक के प्रभाव को दूर करने के काम में लेते हैं, सूतक के प्रभाव को दूर करने के काम में लेते हैं। अगला खराब नहीं हो जाता, मानते हैं कि भाई खराब हो गया अब। हाँ, आज तक साइंटिफिकली कोई नहीं, साइंटिफिकली कोई घर में टंकी के अंदर मान लो 20 किलो गेहूं रखा हुआ है, तो उसमें एक पत्ती डाल दिया कि चलो वो ग्रहण की जो किरण है वो यहाँ तक नहीं पहुँचेगी, उतना ही जाए। आगे लिखिए, आगे खस घास, खस, खस, खस घास भरतपुर, खस घास भरतपुर। शरबत इत्र बनाने के काम में लेते हैं, शरबत इत्र, शरबत इत्र बनाने के काम में लेते हैं। शरबत आता है खस का, खस का शरबत गर्मियों में खूब पीते हैं। इत्र आता है खस का, ठंडक होती है। टाटा के अंदर लोग खस के वो लगा लेते हैं, वो डलिया, जिससे रूम में खस की खुशबू हो जाती है। शरबत इत्र वो खसखस होता है। खस और खसखस अलग अलग चीज़ है, एक ही चीज़ नहीं है। जैसे ठीक और ठीक ठीक क्या होता है, मैं पूछूं तैयारी कैसी है, ठीक है, अरे कह रहे ठीक ठीक है, तो दोनों में फ़र्क हो गया। तो खस और खसखस रात दिन का अंतर है, वो अलग है। आगे लिखिए नेक्स्ट, कांग्रेस घास, कांग्रेस घास, कांग्रेस घास। यह राजस्थान की चर्चित खरपतवार घास है, खरपतवार है ही है? अनावश्यक पेड़ पौधों को नष्ट करती है, कृषि भूमि को खराब करती है। ये कांग्रेस के शासनकाल में एक बार गेहूं आयात किए गए थे, तो उसकी सरकार की लापरवाही की वजह से गेहूं के साथ में एक वर्ड आता है जिसने आपने शायद नाम सुना होगा, क्वारंटाइन। क्वारंटाइन,
कोई भी चीज़ अपन बाहर से मंगवाते हैं, चाहे किसी भी कंट्री से खाने की चीज़ या कोई भी चीज़ मंगाते हैं, तो उसको पहले आइसोलेट करके चेक करते हैं कि इसके साथ में बाहर से कोई जीवाणु, कोई बैक्टीरिया, कोई चीज़ आ नहीं गई हो। तो कांग्रेस के समय एक बार अमेरिका से गलती से खाद्यान्न आयात किया गया था और उसमें जो है वो चेक नहीं किया, तो ये खरपतवार पूरे इंडिया में तेज़ी से फैली थी। राजस्थान में इसका बहुत ज़्यादा प्रसार हुआ। हाँ, तो ये क्या है कि कृषि भूमि पर बहुत तेज़ी से फैलती, तो उसका नाम कांग्रेस घास पड़ गया। तो कांग्रेस घास कांग्रेस के शासनकाल में आयात आ गई। इसी तरह से कोई अंतरिक्ष यात्री भी आता है ना, तो उसको कमरे में रख के चेक करते हैं कि ये ऊपर से कोई बीमारी तो ऐसी नहीं ली है कि पूरे इंडिया में उस वजह से कोरोना आ गया था, कोई इलाज ही नहीं था। कोरोना के समय क्या था, जिसको जो मर्जी आ रहा है वो दवा दे रहा है, कोई कुनैन दवा दे रहा है मलेरिया की, कोई एंटीबायोटिक्स दे रहा है, कोई किसी की दे रहा है, किसी डॉक्टर को कोई पता नहीं था क्या इलाज है। और अभी भी इलाज नहीं, अभी भी जिसने कोविशील्ड लगा रखा है वो सब डरे हुए हैं। आपने हार्ट अटैक का आ रहा है, कोविशील्ड जिसने इंजेक्शन लगाया वो उसको, आजकल तो लोग अखबार में है, मैंने इसमें न्यूज़ इसमें जो आता है ना निमंत्रण पत्र, मैरिज कार्ड, उसमें लिखा होता है कि शादी में अगर कोविशील्ड का जो है टीका लगाए तो आप कृपया आप डांस मत कीजिए, तुम डांस करते हुए कहीं गिर जाते हैं। ये ऐसे लोग लिखवाने लगे। कोविशील्ड से जिन्होंने कोविशील्ड लगाया है उसके साइड इफेक्ट है। हाँ, तो वो कोविशील्ड का इफेक्ट बता। अब वो तो ऐसा ही है, वो तो कोई वो आगे लिखिए। खरपतवार घास है, बस खरपतवार जो कि कृषि भूमि को खराब करती है। मोथा घास, मोथा भरतपुर के केवलादे पक्षी विहार में सारस खाते हैं। भरतपुर के केवलादे पक्षी विहार में सारस खाते हैं। खाते हैं सारस का सबसे प्रिय घास है ये। केवलादे पक्षी विहार में जो साइबेरियन सारस आते हैं वो किसके लिए आते हैं? इस मोथा घास के लिए। ये भरतपुर के अंदर ही मिलेगी। और एंसा घास, ये भी भरतपुर, हाँ एंसा, दोनों साथ साथ ही लिखिए। एंसा घास, इस घास में उलझकर पक्षी मर जाया करते हैं। ये थोड़े ऊंची है। एंसा घास, हाँ मोथा तो खारस खाते हैं, इसमें उलझ करके कई बार सारस की मृत्यु हो जाती है। सारस इसमें उलझ जाते हैं। एंसा भरतपुर उसी पार्क के अंदर, दोनों घास भरतपुर के केवलादेव नेशनल पार्क में है। अगला पॉइंट, घास कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए झाड़ी। जोधपुर के आसपास आंवल की झाड़ियां मिलती हैं। जोधपुर, इसी में आगे अगला पॉइंट, जोधपुर में आंवल की झाड़ियां मिलती है। आंवल, आंवल, आंवला होता है ना, आंवल कर दीजिए। घास कंप्लीट हो गई। झाड़ियां, जोधपुर में आंवल की झाड़ियां मिलती है। आंवल की झाड़ियां मिलती है। चमड़ा साफ करने के काम में लेते हैं। चमड़ा साफ करने के काम में लेते हैं। चमड़ा साफ करें। उसके बाद में नेक्स्ट, चौहटन बाड़मेर, चौहटन बाड़मेर, चौहटन बाड़मेर वनों से गोंद प्राप्त किया जाता है। वनों से गोंद प्राप्त किया जाता है। वनों से गोंद प्राप्त किया जाता है। गोंद तो बहुत हाईली न्यूट्रिशियस है। गोंद तो खाना चाहिए सर्दियों में। सर्दी का जो डाइट के साथ सर्दी का असर बहुत जल्दी कम करता है। गोंद तो बहुत मतलब उपयोगी चीज़ है सर्दियों है।
बोन्स को मजबूत करता है, बोन्स के लिए बहुत यूजफुल है। अगला लिखिए, जोधपुर में अश्वगंधा व सोनामुखी, जोधपुर में अश्वगंधा व सोनामुखी, अश्वगंधा व सोनामुखी, अश्वगंधा व सोनामुखी के वृक्ष मिलते हैं। अश्वगंधा व सोनामुखी के वृक्ष या झाड़ियां मिलते हैं जो दवाई के रूप में प्रयोग लेते हैं, दवाई के रूप में प्रयोग लेते हैं। गंगानगर शीशम के पेड़ से खेल का सामान बनाते हैं, शीशम के पेड़, गंगानगर। खेल का सामान, क्रिकेट वगैरह, बैट बल्ले वगैरह है, विकेट, खेल का सामान बनाते हैं। अगला, तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ता का राजस्थानी नाम पूछते हैं, वो तेंदुपत्ता नहीं पूछेंगे एग्जाम में, एग्जाम में पूछेंगे टीमरू, टीमरू, तेंदुपत्ता ब्रैकेट में टीमरू, टीमरू की पत्तियां बीड़ी बनाने के काम में लेते हैं। तेंदुपत्ता ब्रैकेट में टीमरू बीड़ी बनाने के काम में लेते हैं। गूगल, हाँ गूगल, ये गूगल ऐसा नहीं लिखा जाएगा अपने वाला, यह लिखा जाएगा गू फिर ग आधा फिर ग पूरा, गूगल ये है, गू ग आधा फिर ग पूरा। ये जो गूगल सर्च करते हैं लोग वो नहीं, गूगल, गू फिर ग आधा फिर ग पूरा फिर गूगल। इसकी लकड़ी अगरबत्ती बनाने के काम में लेते हैं, गूगल की लकड़ी अगरबत्ती बनाने के काम में लेते हैं। अगरबत्ती, तो ये हमारा जो है वनों से जुड़ा हुआ टॉपिक हो जाता है। कल आगे लेंगे हम इसमें नेक्स्ट